हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर यह चर्चा का विषय बन गया था कि एक कुतिया ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया है। और पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। आखिर उस कुतिया के साथ क्या हुआ था? सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है? मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने 2-3 साल पहले ही पढ़ाई कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं डॉक्टर के रूप में एक अस्पताल में पोस्टेड थी। मैं औरतों की डिलीवरी का केस संभालती थी। और अब मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि अब मैं शादी कर लूं, क्योंकि अब मैं अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी थी। मेरी मम्मी पापा ने मुझे पूछा, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है तो तुम हमें बता सकती हो, क्योंकि हमने तुम्हें इस लायक बना दिया है। तुम अपने जीवन का फैसला खुद भी ले सकती हो। परंतु हम चाहते हैं कि तुम शादी हमारी मर्जी से करो। लेकिन अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम हमें बता सकती हो। परंतु शादी तो तुम्हें अब करनी ही होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सही समय पर तुम्हारी शादी हो जाए, जो कि हर माँ बाप का सपना होता है। मैं पिछले 2 साल से अस्पताल में काम कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी भी ठीक हो गई और मैं खुश थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सही लड़का का चुनाव किया था, जिससे कि मैं कुछ दिनों से फोन पर बातें भी कर रही थी। मैं नाश्ता करके अपने फोन पर बात करने में बिजी थी। आज मैं छुट्टी पर थी, क्योंकि मुझे शादी की तैयारी को लेकर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। कि तभी अचानक से मेरे साथी डॉक्टर का फोन आया, जिसने मुझे बताया कि रात को हमारे यहाँ एक औरत की डिलीवरी हुई है। तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी नहीं थी, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। बड़ी अजीब समस्या आ गई है। सो दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा, कौन सी समस्या, क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। तो वो कहने लगी कि रात को एक औरत आई थी, उसका पूरा समय हो चुका था। वह दर्द से चिल्ला रही थी, जैसे लग रहा था कि अभी ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। हम लोग सभी उसको चेक कर रहे थे और वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। हमने उसका पूरा चेकअप किया तो पता चला कि उसका बच्चा बहुत कमजोर है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उसका बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था। लेकिन जैसे ही हमने उसकी डिलीवरी कराई, कि न जाने वो बच्चा कहाँ गायब हो गया और वो कहाँ चला गया, कोई भी नहीं जानता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर बच्चा कैसे और कहाँ गायब हो गया। और फिर हम लोगों ने पता लगाया तो यह बात सामने आई कि कुछ लोग कह रहे थे कि उस औरत के पेट में नाजायज बच्चा था। उसके पति को उस औरत ने धोखा दिया, जिस कारण से भगवान ने उसके बच्चे को पेट से गायब कर दिया और वह बच्चा किसी जानवर के कोख में चला गया। जब से यह बात उस औरत ने सुनी है, वह तो पागल हो गई है और अपना होशो हवास खो बैठी है। वह पागलों की तरह पूरे अस्पताल में चिल्ला रही थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तब जाकर उसके घर वाले उसे यहाँ से ले गए। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने कहा, हाँ, हम भी यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब बच्चा गायब हो गया, वह ना तो किसी सीसीटीवी कैमरा में है और ना ही उसकी कोई फुटेज है, किसी कैमरा में कैद हुआ है, तो ना ही किसी को बाहर ले जाते हुए देखा गया है। पता नहीं वह बच्चा कहाँ चला गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। उस लड़की के साथ उसकी माँ भी थी और वह कह रही थी कि मेरी बेटी भी काला जादू हुआ है, इसी कारण से बच्चा गायब हो गया। मैं तो हैरान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से कहा कि मैं आकर बातें करती हूँ और अभी आती हूँ। फिर मैं झटपट से तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सोच रही थी, यह कैसी समस्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक औरत के पेट से बच्चा गायब हो जाए? उस औरत की माँ कह रही थी कि मेरी बेटी पे किसी ने जादू टोना किया है, जिस कारण से बच्चा गायब हो गया। परंतु मेरे जिस दोस्त डॉक्टर ने यह बात बताई थी, वो डॉक्टर होकर भी ऐसी बातों पे यकीन रखती थी। यह सोचते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के अस्पताल के अंदर जाने वाली थी कि तभी मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। एक लड़की एक कुत्ते को ठेले पे रख के अस्पताल के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी और गार्ड से झगड़ा कर रही थी कि उस कुत्ते को अस्पताल में लेकर जाना है। गार्ड बहुत ही गुस्सा हो रहा था और कह रहा था, यहाँ पे इंसानों का इलाज होता है, जानवरों का नहीं, तो आप यहाँ से जा सकते। परंतु वह लड़की अपनी बात पर अड़ी हुई थी और बार बार झगड़ा कर रही थी और साथ साथ रो भी रही थी और कह रही थी कि हमें इसे किसी डॉक्टर को दिखाना है, जल्दी कीजिए, हमें जाने दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, परंतु गार्ड था कि अपनी बातों पे अड़ा हुआ था और बोला, हम आपको नहीं जाने दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जानवरों को ले जाना अलाउ नहीं है। इसे आप जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाए। पहले तो मैं पास से गुजर गई, लेकिन फिर मैंने अपने ड्राइवर को कहा, जरा गाड़ी पीछे लो। मैं उन लड़कियों को देखकर गाड़ी से बाहर निकली और पूछा, क्या समस्या है?
आप लोगों को। उन्होंने कहा, आप डॉक्टर है ना? क्योंकि मैंने डॉक्टर वाली कोट पहन रखी थी और गले में आला भी लगा कर रखा था। मैंने कहा, हाँ मैं डॉक्टर हूँ। उन दो लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, आप खुद ही चेक करके देख लीजिए, इस कुत्ते के पेट में कुछ है। मैंने कहा, अरे यह कुत्ता तो मर चुका है। उसने कहा, हाँ मर चुका है, परंतु इसके पेट में कुछ है। कुत्ते की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। कुत्ता का पेट एक तरफ से पूरा फूला हुआ लग रहा था और थोड़ा सूजा हुआ भी लग रहा था। मैंने उससे कहा, यह इंसानों का अस्पताल है। उसने कहा, हमें पता है यह इंसानों का अस्पताल है, तभी तो हम इसे यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि इस कुत्ते के पेट के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि ऐसा ही है, तभी हम इसे उठाकर लाए हैं। इसके पास बहुत भीड़ लगी थी, लोग सिर्फ देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, परंतु कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। पहले की वक्त खराब हो चुका है, अब आप कृपया करके हमारी मदद कीजिए। मैंने उससे कहा, तुम लोग परेशान मत हो, यह कुत्ता तो मर चुका है और यह कैसे संभव है? इसके पेट में इंसान का बच्चा है, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, पहले हमें भी यही लगा था, लेकिन हमने अपने कानों से आवाज सुनी है, आप हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद भी करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। यह बात अगर किसी को पता चली तो हमारे अस्पताल की बदनामी होगी और हमारे समाज के लोग न जाने क्या क्या बातें करेंगे, क्योंकि इस तरह की अगर बातें लोगों ने सुने कि कुत्ता के पेट में इंसान का बच्चा है, तो अपने दिमाग में तरह तरह के फितूर ले आएंगे, और जो कि आगे चलकर हमारे समाज के लिए सही नहीं रहेगा। फिर उस लड़की ने कहा, जो भी नतीजा निकले, जो भी हो, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने इस कुत्ते के पेट के अंदर बच्चे की आवाज सुनी है और मुझे इस बच्चे की मदद करनी है, इसकी जान बचानी है। अब यह बच्चा पेट में कैसे आया यह मुझे नहीं पता। लोगों को तो काम ही है कहना, मदद तो कोई करता नहीं, परंतु बात को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। लड़की ने कहा, कोई भी नतीजा निकले उससे क्या हो सकता है और क्या ही हो जाएगा, क्योंकि ये झूठ नहीं है, यह हमारे समाज का एक भयानक रूप है जो हमारे सामने आ चुका है। उसने मुझे भगवान का वास्ता दिया और कहा, हमारी मदद करिए। मैंने एक नजर कुत्ते की तरफ देखा और एक नजर उस लड़की की तरफ। मैंने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं उसे अंदर लेकर आ रही थी। सब लोग हमें हैरान होकर देख रहे थे, यहाँ तक कि अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के पास भी यह बात पहुंच गई। उस सीनियर डॉक्टर ने कहा, यह दोनों लड़कियां तो मुझे पागल लगती है, लेकिन आप तो समझदार हैं, इनको अपने साथ क्यों लेकर आए? यह सब क्या है? मैंने कहा, डॉक्टर, मुझे इन्होंने जो बात कही, मैं उसके बाद इनको अंदर लेकर आई हूँ। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो इनको सजा दी जाएगी, क्योंकि तुमने हम सबका टाइम खराब किया है। लेकिन अगर सच में ऐसी बात है तो हमारा फर्ज बनता है कि एक दफा हम समस्या को अपनी आंखों और हाथों से सुलझा ले। जब मैंने उस सीनियर डॉक्टर को सारी बातें बताई तो वह हैरान हो गई और कहने लगी, ये दोनों लड़कियां मुझे बेवकूफ लग रही है, रास्ते में किसी मरे हुए कुत्ते को उठा लाई है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि उस लड़कियों की यह सब करने की क्या जरूरत थी? अभी हम लोग यह बहस कर ही रहे थे कि सीनियर डॉक्टर कहने लगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, यह इंसानों का अस्पताल है, हम इसे कुत्ते को नहीं रख सकते हैं, सारी जगह गंदी हो जाएगी। तभी अचानक से हमारे कानों ने कुछ सुना, ऐसा लगा कोई छोटा बच्चा रो रहा है। यह अस्पताल था, यहाँ पर रोजाना न जाने कितने बच्चे पैदा होते थे। जिस बच्चे की रोने की आवाज आना कोई इतनी हैरान करने वाली बात नहीं थी। हमें लगा कि पास के किसी कमरे में कोई बच्चा होगा जो रो रहा है, लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो हमारी तो जान ही निकल गई। ऐसा लगा मानो सांसें ही रुक जाएगी। जल्दी से हमने उस कुत्ते को इंसान के ऑपरेशन की जगह पर रख दिया और जल्दी से सभी को इकट्ठा कर लिया। हमारी जो सीनियर डॉक्टर थी वह छोटे मोटे ऑपरेशन को नहीं देखती थी, परंतु आज वह भी खड़ी थी। आखिर ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई? क्योंकि हमें बच्चे की आवाज बहुत ही पसंद से पास से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा किसी गहरी चीज के अंदर फंस गया या फिर 4-5 कपड़ों के अंदर लपेटा गया हो, ऐसी ही आवाज आ रही थी। हम डॉक्टर ने तुरंत लड़कियों को बाहर भेज दिया। उनकी हालत भी अजीब थी, उनके हाथ पैर कांप रहे थे और वो बुरी तरह से रो रही थी। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा केस और सबसे अच्छी मौत को देखा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी बोलते या कोई नतीजा पर पहुंचते, मैंने उन लड़कियों को अपने कैबिन में बुलाया। वो बहुत ज्यादा परेशान थी और रो भी रही थी। मैंने कहा, तुम्हें कुत्ता कहाँ से मिला और तुम इसे यहाँ उठाकर क्यों लाई हो? उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, मेरा नाम पायल है, यह मेरी सहेली है। हम लोग तो रोज की तरह अपने कॉलेज जा रहे थे। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। जब रास्ते से गुजर रहे तो हमने बहुत सारे भीड़ देखी। हमें लगा कोई एक्सीडेंट हो गया है। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। हम लोगों ने और पास जाकर देखा तो एक कुत्ता मरा हुआ दिखा।
उस कुत्ते के करीब जाने से में बच्चे की रोने की आवाज आई। हम दोनों बहुत हैरान हुआ और सोचने लगे आखिर ये आवाज कुत्ते के पेट से क्यों आ रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम दोनों उस कुत्ते को लेकर यहाँ पर चले आए। मैंने कहा और क्या जानती हो इस बारे में, तो उसने कहा मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है, लेकिन मैं ज्यादा बता नहीं सकती हूँ। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा यह सब किसने किया है, तुम दोनों अच्छी लड़की हो, मुझे सारी सच्चाई सच सच बताओ। तो वो कहने लगी मैं एक भाई और एक बहन हूँ। मेरे भैया की शादी हो गई है। शादी के कुछ दिन तो सभी कुछ सही रहा, परंतु कुछ दिनों बाद मेरी भाभी हम लोगों से अलग रहने के लिए भैया से लड़ाई करती रही थी। वह हम लोगों से तो कुछ नहीं कहती थी, परंतु भैया को कहती थी यह मेरा हक है कि मैं आपके साथ अलग रहूं। मुझे अलग रहना है, मेरा अलग का घर हो जिसमें सिर्फ मैं और आप रहे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर भैया ने घर के आंगन में ही दीवारें दे दी और माँ से बोला कि माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बहू ने जिद पकड़ ली है, उसे अलग रहना है। मैं उसको भी नहीं मना कर सकता हूँ, परंतु तुम निश्चिंत रहो, मैं बीच बीच में घर में पैसा दिया करूंगा ताकि आगे से भी शांति के साथ जीवन बिता सकूं। मेरी माँ बेचारी, उसने भी भैया के हाँ में हाँ मिला लिया। आखिर वह क्या करती, सभी कुछ सही चल रहा था। भैया बीच बीच में माँ से मिलने के लिए घर आ जाते थे, परंतु पता नहीं भाई के दिल में जाने क्या बात आई, उन्होंने दूसरे महीने एक दूसरी औरत से शादी कर ली और फिर दोनों पत्नियों के साथ घर में रहने लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यह कहानी उनके घर से ही फूटी है। यह सब कुछ उन तीनों ने मिलकर किया है। मैंने कहा तुम्हें यकीन है? उसने कहा हाँ, क्योंकि इस कुत्ते को पहचानती हूँ। यह कुत्ता इधर ही पड़ा रहता था। यह गली में घूमने वाला आवारा कुत्ता था, परंतु रहता था हमारे घर के आसपास ही। मेरी बड़ी भाभी माँ बनने वाली थी, उनका 9वां महीना चल रहा था। एक दिन में कंप्लीट होने वाला था। वह लोग कुछ बताते नहीं थे, लेकिन घर इतना पास है कि बीच में सिर्फ एक दीवार है, इसलिए हमें उनकी बातें सुनाई देती थी। मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा। वह चलने के लिए तैयार हो गई। मेरा भी काम खत्म हो चुका था, परंतु मैं इस घटना को पूरी तरह तह तक जानना चाहती थी, क्योंकि घटना कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। मुझे जानना था कि इस दुनिया में इस तरह के लोग भी रहते हैं। मैंने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ी। घर तो उसका ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। इसलिए रास्ते में मैंने उस लड़की से कि तुम्हारी दोनों भाभियां किस तरह की औरत है और वह क्या आपस में मिलकर रहती है। तो वो कहने लगी दोनों को लगता है कि वो अपने अपने जगह पर सही है। मेरी पहली भाभी का नाम कल्पना है। उनको बस मेरे भाई को लेकर अलग होना था और अपना एक अलग दुनिया बसाना था। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि हमारे भाई के अलावा और कोई नहीं है। मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरी मम्मी घर पर कपड़े सीती है, तब जाके हमारा गुजारा होता है। मैंने कहा तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता? तो कहने लगी कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा तो पकड़ा जाता है, वो भी भाभी से छुप छुप कर, लेकिन उन पैसों से हमारा गुजारा नहीं होता है। भाभी ने तो हमारे सामने कभी कोई बात नहीं की, ना ही ऊंची आवाज में कभी कुछ कहा था। उन्हें बस भाई से मतलब था और वह अपनी एक अलग दुनिया भाई के साथ बसाना चाहती थी और कहती थी कि मुझे अलग होना है, यह मेरा हक है। आखिरकार भाई ने उनकी बात मान ली, लेकिन फिर 2 महीने बाद भाई ने दूसरी शादी कर ली। इस बात का पहली भाभी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। हम लोगों को रात में उन लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। मैंने कहा तुम्हारी दूसरी भाभी कैसी है? तो कहने लगी वह बहुत ही बुरी औरत है, उसने बड़ी भाभी का जीना हराम कर दिया। वह पूरी रात दिन सभी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कल्पना भाभी से जानवरों की तरह लड़ती है। उनके लड़ने की आवाज पूरा मोहल्ला सुनता है। वह भाभी को अपने इशारों पे नचाना चाहती है, लेकिन हम लोग तो इस बात पे हैरान है कि मेरे भाई ने उससे शादी क्यों की। मैंने कहा तुम्हारा भाई भी बड़ा दिलफेक आदमी होगा। तो वह कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मेरे दिल में तो मेरा भाई ही है, मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन लगता है मेरे भाई की कोई मजबूरी होगी तभी उन्होंने दूसरी शादी की है, क्योंकि मेरे भैया मेरी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी, पता नहीं उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। मैंने कहा कि बच्चा कौन सी भाभी का होने वाला था? तो उसने कहा कि मेरी पहली वाली कल्पना भाभी को बच्चा हो पैदा होने वाला था, लेकिन मम्मी कहती कि उनके दिन तो बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, परंतु अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। मेरी मम्मी को बच्चों से गोद में उठाने का बहुत शौक है। मम्मी कहती है कि मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके बच्चों को खिलाना चाहती हूँ, उसे अपने गोद में उठाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती कि कोई मुझे दादी कहे, पर भाभी ने पहले ही कह दिया था इस बच्चे से आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी दिन रात रोती है, परेशान हो जाती है और कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती है और उन लोगों को श्राप देना शुरू कर देती है। मैं अपनी मम्मी को बहुत समझाती कि मम्मी ऐसा मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा। बातें करते करते हम लोग कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। हम लोगों ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो उस पार की दूसरी भाभी सपना ने दरवाजा खोला।
मैंने जब उस औरत को देखा तो उसे देखते ही पहचान गई कि यह कोई शरीफ औरत नहीं है बल्कि कुछ और है। उस औरत ने जिस तरह टाइट फिटिंग कपड़ा पहन रखा था, दिन में भी इतना ज्यादा मेकअप लगा रखा था, ऐसी औरत मर्दों को अपने इशारों पे नचाने के लिए न जाने क्या क्या करती है। उसे पता रहता है कि हम मर्द को कैसे भी काबू में रख सकते हैं। उसके भाई ने इसी औरत से दूसरी शादी की थी। उसने जब पायल को देखा तो कहा, तू यहाँ क्या कर रही है और ये मैडम कौन है? मैंने कहा कि हम अंदर आकर बात कर सकते हैं। उसने कहा, आ जाओ, लेकिन तुम कौन हो? तब पायल ने कहा कि डॉक्टर साहब है ना, पूछने के लिए आई हैं कि कल्पना भाभी की तबीयत कैसी है। इस पर वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, कल्पना तो यहाँ से जा चुकी है, उसकी तबीयत पूछने के लिए यहाँ पे क्यों चली आई? मैंने कहा, कहाँ है कल्पना? तो वह कहने लगी, अपने घर चली गई है। मैंने कहा, पर वह तो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, क्या बच्चा हो गया? उसने कहा, हमें नहीं पता बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि उसकी औलाद इस दुनिया में आया तो था लेकिन जिंदा नहीं बचा, इसलिए वह औरत पागल हो गई है। तभी तो मेरे पति ने उसे उसके मैके भेज दिया है। अब वह वापस नहीं आएगी। वह इस तरह पागल हो गई है कि अपनी औलाद के लिए आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर वह मर जाती तो उसका इल्जाम भी हम सब पर आ जाता, इसलिए चली गई यहाँ से। अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर कल कुछ हो जाता तो हम भी मुसीबत में पड़ सकते थे। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चा कहाँ है जो इस दुनिया में नहीं रहा? क्या उसे दफनाया गया था? मेरी बात सुनते ही पायल की जल्लाद भाभी ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा, दफनाने वाला नहीं था, वह पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, पायल चलो तुम्हारी दूसरी भाभी के घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम करना है। मैं उठकर बाहर रखे एक चारपाई पर बैठ गई और वह मुझे देखकर हैरान होने लगी। अब मुझे गुस्सा आ चुका था और मेरे पास यह सब करने का हक भी था, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास रिपोर्ट थी, मेरे पास कब कौन आता है मुझे पता था। उस औरत ने जन्नत से कहा, यह तुम किसको अपने साथ ले आई हो? ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान बनकर आ गई है और बड़ी आई हमसे पूछताछ करने वाली। उस औरत के हाव भाव तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसने पति को फोन करके बुलाया, पर शायद वह किसी काम में बिजी था। फोन के अंदर से धीमी आवाज आई, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, 1 घंटा बाद आऊंगा। मैंने 112 पर कॉल मिला दिया और बहुत जल्द पुलिस को बुला लिया। उस औरत को यह बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूल हो गई और कहने लगी, इस डॉक्टर को यहाँ से निकालो, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है। मैंने कहा, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो, पुलिस आ रही है, वह तुम्हें यहाँ से निकालेगी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ गई। मैंने उसके भाई को बुलाया, वो एक समझदार आदमी था, उसे भी सब कुछ बताया गया तो वह हैरान रह गया। अब वह हमारे साथ था। मैंने पुलिस को कहा कि उस औरत को पकड़ लो, क्योंकि उस औरत ने एक मासूम बच्चे को चुराया और उसे चुराने के बाद उसके साथ बहुत ही भयानक खेल खेलने की कोशिश की है। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पुलिस के साथ लेडीज कांस्टेबल भी थे, उन्होंने उस औरत को पकड़ लिया। वह बहुत विनती करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम लोगों के पास? मैंने कहा, सबूत तो है हमारे पास, क्योंकि जिस जगह तुमने बैठकर यह काम किया वहां पे एक पोल लगा हुआ है और उसी पोल के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा भी है, जो सामने होटल वाला ने लगाया था, क्योंकि वहां से ही उसके होटल का रास्ता जाता था। वो सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज भी आ चुकी है। तुमने वह भयानक खेल किस तरह से खेला और कैसे एक मासूम की जान को दांव पर लगा दिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा, हाँ, यह सब कुछ मैंने किया, क्योंकि मेरी सौतन एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसका बेटा होने वाला है। वह बच्चा कमजोर था, लेकिन वह इस दुनिया में आ जाएगा। वह बच्चा इसलिए कमजोर था क्योंकि मैं उससे दिन रात झगड़ा करते रहती थी और वह पूरे दिन रोते रहती थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे बाप से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। जब वापस ना कर सके तो मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें यह घर हमारे नाम करना होगा। लेकिन वो हमारे सामने विनती करने लगा और कहने लगा कि मैं आपको अपना घर नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। वो मुझे पहले से ही पसंद था, इसलिए मैंने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ ले जाते हो तो फिर कर्जा माफ हो जाएगा। मेरी पहले भी शादी हुई थी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और अब मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैं किसी जवान लड़के से शादी करना चाहती थी। मुझे यह पसंद आ गया तो मैंने अपने बाप से कहा कि आप मेरे इसके साथ शादी करवा दीजिए और जो पैसा उसने ब्याज पर ली है वो माफ कर दीजिए। इसी तरह मैं उनकी जिंदगी में आ गई। उस लड़के के मान की आवाज सुनकर भी वहां आ चुकी थी। वह यह सब सुनकर हैरान रह गई और उसने कहा, तुमने मेरे बेटे की मजबूरी का फायदा उठाया, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो वह कहने लगी, इतना भी मजबूर नहीं था आपका बेटा, उसने हमसे पैसे लिए थे,
ब्याज पर। अगर आपका बेटा इतना ही समझदार होता तो कभी ब्याज पर पैसे नहीं लेता। मैंने उस लड़के को देखा, बेचारा शक्ल से मासूम लग रहा था और पता चल रहा था कि वह कितना मजबूर है। उस औरत ने बताया कि कल्पना मुझसे ज्यादा झगड़ा करती है। उसने अपने ऊपर बड़ा घमंड था, कहती थी कि मेरा बच्चा होने वाला है और मैं अपने पति को बस दे रही हूँ। जब मैं एक बेटे की माँ बन जाऊंगी तो फिर मेरा पति मेरे पास आ जाएगा, और तुम्हें तो अब तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है और ना ही होगा, ना ही पहली शादी से और ना ही दूसरी शादी से, क्योंकि तुम तो बांझ हो और तुम्हारे अंदर तो यह बहुत बड़ी खामी है। मैं तो हर साल एक बच्चे को जन्म दूंगी, देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है। मेरा पति भी अपनी पहली बीवी का ही शायर लेता था। वह समझौता में आई औरत के हक में क्यों बोलता, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी चीज होती है। एक आदमी औलाद के लिए ही तो शादी करता है। वो अपने ऊपर बहुत घमंड करती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उसके औलाद को इसके लिए यादगार बना डालूंगी। मैंने उसके औलाद को चुराया। उसका बच्चा बहुत कमजोर और 1.5 किलो का था। मैंने उसे कुत्ते के पेट में रख दिया और उस कुत्ते के पेट को सुई धागा से सी दिया, और फिर मैंने सारे इलाके में यह बात फैला दी कि कुतिया ने आदमी के बच्चे को जन्म दिया है। कल्पना के बच्चे नहीं रहने पे पागल की तरह हो गई थी। उसका बच्चा जिसके सहारे वह मुझसे जंग जीतना चाहती थी, उसे मैंने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था। मैंने उस बच्चे कुत्ते को कोख में रख दिया और सारे इलाके में यह बात फैला दी कि उस औरत ने अपनी करतूत की वजह से बच्चा उसके कोख से गायब होकर रह गया है, किसी जानवर के कोख में जाकर बस गया है। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे अपने डॉक्टर दोस्त की बात याद आ गई। मैं इतनी जल्दी में थी कि उससे बात भी न कर पाई थी, पर अब मुझे अंदाजा हो गया था कि झूठ नहीं बोल रही थी। उसने जो देखा था वही कह रही थी। परंतु मेरी दोस्त थोड़ा बेवकूफ जरूर थी। उसे पता नहीं चल पाया था कि बच्चा कैसे गायब हुआ, क्योंकि अस्पताल के कुछ कर्मचारी इस औरत के साथ मिले हुए थे। क्योंकि इसके बाप के पास बहुत पैसे थे, वह किसी का भी ईमान खरीद सकता था, और उसने यही किया था। उसका पति भी यह सब सुनकर हैरान रह गया। उस औरत को पुलिस ले गई और फिर पायल भाभी और माँ वापस अस्पताल गए और अस्पताल वालों को अपने दास्तान सुनाया। कहा कि पता करिए यह केस किसने हैंडल कर किया है और उन सबको पुलिस के हवाले करिए जो लोग बच्चा चुराने में मदद किए थे। उसके बाद हम लोग उसकी बड़ी भाभी कल्पना के घर पहुंचे। उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला और कहा, आप लोग मीडिया वाले हैं? अभी थोड़ी देर पहले वो लोग आए थे, हमसे अजीब तरह के सवाल कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन फिर उसने जब गौर से देखा तो वह हैरान रह गई। हम लोग कमरे में दाखिल हुए। कल्पना सामने ही पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसका चेकअप किया। उसे बहुत तेज बुखार था, अभी अभी बच्चा पैदा किया था। उसके बाद उसके इतना बड़ा सदमा मिला था। उसने कहा, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो अपने आप से बातें कर रही थी, अजीब सी हालात में आ गई थी। ऐसा लगता था कि पागल हो गई है। उसके पति ने जब मंजर देखा तो वह रोने लगा और कमरे से बाहर चला गया। कल्पना ने नहीं देखा था कि कमरे में कौन कौन दाखिल हुआ है। वो अपने आप से बातें किए जा रही थी, वह बोल रही थी, मैंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया है, अपने पति को उसकी माँ से दूर किया है, इसलिए मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया, मुझे छोड़कर नाराज हो गया मुझसे। भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। यह मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कल्पना को कहा। मेरी बात गौर से सुनो। कल्पना ने मेरी बात गौर से सुनने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या कह रहा है। उसे तो बस अपने बच्चे की याद आ रही थी। और फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा। उसकी सास आगे बढ़ी, जिसके साथ उसने दुनिया वालों के सामने तो कोई बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन अपना हक लेकर उसके बेटा से उसे दूर कर दिया था और घर का बंटवारा जरूर किया था। वह आगे बढ़ी और कल्पना को गले लगाकर तसल्ली देने लगी। बेटी, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू मेरी बेटी है। तूने तो कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। बस तुमने अपना हक लिया था, जो तेरा हक था। बेटी, हमारी गलती थी, तेरी गलती नहीं है। तू अपने आप को संभाल। वह भी अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। यह मंजर देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गया और वो सोचने लगी, यह औरत तो मेरी बेटी से मोहब्बत करता थी, फिर भी मेरी बेटी उसके साथ रह लेती तो क्या हो जाता। उसका पति भी अंदर आ गया। उसने जाकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं उस औरत को डिवोर्स दे दूंगा। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है, अब वह हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। मैं मजबूर था, मेरे पास देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। मैं उसके बाप का कर्जदार था, इसलिए यह सब कुछ हुआ। अब कल्पना होश में आने लगी थी, उसे सारी बातें सुनने लगी थी। उसकी सास ने उसे माफ कर दिया और उसका पति उसे वापस मिल गया था, लेकिन अभी उसका दुख अपनी जगह पर ही था। उसने कहा, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना, मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया है। मैंने उस नर्स को अंदर बुलाया तो बच्चे को गाड़ी
लेके बैठी थी। वह जैसे ही अंदर आई, कल्पना ने बच्चे को देखा तो हैरान हो गई। न जाने कि उसमें कहाँ से ताकत आ गई। वह जल्दी से बेड पर से उठ गई और अपने बच्चे को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत था। यह तो भगवान का चमत्कार ही था। सच कहा है किसी ने, जब तक भगवान ने किसी की सांस लिखी है तब तक उसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। भगवान के चमत्कार ने उसे बचा लिया था। उस बच्चे को उसकी सौतेली माँ ने पैदा होते ही चुरा लिया था। बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के उठाकर ले गया था और बच्चे को कुत्ते के पेट में छिपा दिया था और फिर पूरे मोहल्ले में उसकी माँ को बदनाम कर दिया। ये सब कुछ तो होने में 12 से 14 घंटे का टाइम लगा था। हमारे पास ला गया तो हमने उस बच्चे को बचा लिया। हम लोग हैरान थे, परंतु बच्चा बिल्कुल जिंदा था। उसकी छोटी मोटी समस्या आई थी जिसको हमने ठीक कर दिया। उसे आईसीयू में रखा। बच्चा बहुत कमजोर था, छोटा था। उसकी जिंदगी लिखी हुई थी, तो वह कहते ना, जिसको राम रखे उसका कोई क्या बिगाड़ा। अब सारी समस्या खत्म हो गई थी। वह बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से चिपका कर रखी थी। मैंने कभी किसी औरत को इतनी शिद्दत से रोते हुए नहीं देखा था जितनी शिद्दत से वो रो रही थी। उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले करके हम सब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया था। इसके बाद हमारा दिल हमेशा ही संतुष्ट रहने वाला था। उन्होंने मेरा भी धन्यवाद किया। अस्पताल में जो लोग इस औरत के साथ मिले हुए थे, उनकी नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया और उस दूसरी औरत को उसके पति से डाइवोर्स हो चुका था। बच्चा सही सलामत अपने माँ के पास आ गया था और वह लोग अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे थे। एक बच्चे ने उन सबकी जिंदगी बदल दी थी। मुझे डॉक्टर के रूप में आज 10 साल हो गए। मेरी भी शादी हो गई है। मैं 2 बच्चे का माँ हूँ और उस घटना को आज पूरे 1 साल हो गए। और उस छोटे बच्चे का नाम सूरज है, जो कि अब 11 साल का हो गया है। उस बच्चे के माता पिता ने उसका नाम सूरज इसलिए रखा क्योंकि उस बच्चे को ही उन लोगों के जीवन में नई सुबह ला के दी थी। मुझसे मिलने आता तो मुझे धन्यवाद करता। मुझे तो लगता जैसे ये कल की ही बात हो। उस बच्चे को देखती हूँ तो हैरान होती हूँ, क्योंकि वह एक चलता फिरता भगवान का चमत्कार था जो उसके साथ हुआ था। उसकी जिंदगी खत्म होने में 2 पल लगते, परंतु भगवान ने उसकी जिंदगी लिखी हुई थी। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि इस कहानी के बारे में जानकर आप लोग को कैसा लगा। आप लोग के जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ है तो आप लोग ने अपनी आंखों से देखा है? इसे में कहानी नहीं, बल्कि यह जीता जागता एक सच्चाई है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।